हेलो एवरीवन, कैसा हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम्स। हम बात कर रहे थे एसीएफ एफआरओ 2021 के मैथमेटिक्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आगे तक इस पार्ट नंबर 5 के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़ो, क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का एक रूट दिया हुआ है। पहले तो इसकी लैंग्वेज सही नहीं है। एक जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल का रूट नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की जगह बेटर होता है कि अगर रूट बोला गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इक्वेशन होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ही दी हुई है जिसके रूट के बारे में हमें चर्चा की हुई है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जो एक रूट है वो एक रूट कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। तो बाकी के जो दो रूट है उन रूट का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके पास में इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन जो है वो कितनी डिग्री की है। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में x में दिया हुआ है, इसका जो मैक्सिमम पावर है इस वेरिएबल x की वो कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और 3 डिग्री की अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, या अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो होगा आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो इक्वेशन आपके पास में है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी, 3, या हम बात करें कि क्या है, आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे। उन 3 रूट्स में से एक रूट आपको दिया हुआ है और बाकी बोला गया है कि जो बाकी के जो 2 रूट बचे उन दोनों रूट का क्या होगा, प्रोडक्ट कितना होगा। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रूट जो आपको दिया हुआ -1 दिया हुआ उसको मैंने अल्फा मान लिया और बाकी के जो 2 रूट दिए हुए वो कितना मान लिया, बीटा और गामा। और अब हमें क्या निकालना है, बीटा और गामा का प्रोडक्ट, मींस बीटा गामा आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, अपन जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, एक थोड़ी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि एक जनरल अगर क्यूबिक इक्वेशन आपके पास में दी हुई है और उसकी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट यदि अल्फा, बीटा और गामा है तो उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार के होते हैं। आप सबने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा होगा कि अगर क्यूबिक इक्वेशन आपके पास में है जिसके रूट कितने हैं, अल्फा, बीटा और गामा, अगर आपके पास में रूट है तो इन तीनों रूट्स का जो सम होता है जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना होगा आपके पास में -b/a, या इस तरह से लिखे -(x²) का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट। माइनस साइन जो होता है वो अल्टरनेट चलता है। अगर आपने यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग माइनस लेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग प्लस लेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग माइनस लेंगे, ये सिलसिला या इस लेगेसी को हम आगे बढ़ाते हैं। x³ का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये इसको इस तरह से बोले कि 1 का प्रोडक्ट करके हमने ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, दो रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 रूट है तो क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट किया, फिर क्या बनेगा, बीटा गामा प्रोडक्ट किया, फिर कितना बनेगा, गामा अल्फा प्रोडक्ट किया और तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये सिचुएशन आ गई। फिर अगली बार हम करते हैं तो ये कितना होगा आपके पास में, यहाँ पे मैंने माइनस लिया था तो यहाँ क्या होगा, प्लस, और c अपॉन कितना आ जाएगा, a। यहाँ पे अगली बार करेंगे, हमने 2 का प्रोडक्ट लिया था, अब क्या करेंगे, हम 3 का प्रोडक्ट लेंगे और 3 का प्रोडक्ट लेंगे तो केवल एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा जो कितना होगा, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑफ कोर्स -d/a, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बीटा गामा का प्रोडक्ट निकालना है। और अगर हम देखते हैं तो बीटा गामा का प्रोडक्ट ये रहा, सिंपल सा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1। जैसे -1 लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बीटा गामा कितना आ गया, d/a। आपके पास में आ गया। यहाँ से कंपेयर करें जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा, तो d की वैल्यू कितनी है, c, और a की वैल्यू कितनी है, a। तो आंसर कितना आ गया, c। लेकिन c के फॉर्म में आपका क्या है, आंसर नहीं है। आपके चारों ऑप्शन में c के फॉर्म में आपका आंसर नहीं है, लेकिन आपका आंसर किस फॉर्म में, a और b के फॉर्म में। तो या तो एक काम करो कि c की वैल्यू जो है वो a और b के फॉर्म में निकालो, या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि ये जो दोनों इक्वेशन है उससे बीटा गामा की वैल्यू निकालो। ध्यान से देखो, मैं इस पूरी इक्वेशन में इससे कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू अगर -1 रख दूं तो यहाँ पर माइनस बीटा बन जाएगा, यहाँ पर माइनस गामा बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन गया, बीटा गामा। तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई, c/a। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो b/a, तो ये कितना आ जाएगा आपका पास में, b, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बन गया। किससे बना ये एक्सप्रेशन, इस क्वांटिटी से बना। एक बार हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, अल्फा की वैल्यू -1 रख दो तो बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 1 - b/a। b की वैल्यू कितनी यहाँ पर a है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, a। ये बीटा गामा आ गया, ये आपके पास में आ गया। तो यहां से बीटा प्लस गामा आ गया, इस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना गया, b + 1 - a आपके पास में क्या हो गया, आंसर। चारों ऑप्शन में से देखो एक ऑप्शन आपके पास में क्या है, बीटा गामा = b + 1 - a, जो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली क्यूबिक इक्वेशंस के अगर रूट्स होते हैं तो उनके बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ना केवल क्यूबिक इक्वेशन बल्कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, nth ऑर्डर की आपके पास में nth डिग्री की मैं आपके पास में इक्वेशन दे दूं, nth डिग्री की इक्वेशन दे दूं, तो उनके रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। a1 इसको इस तरह से मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, उनके बीच में भी रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले ऐड करेंगे तो अल्फा 1 से अल्फा n तक ऐड करोगे तो सेम कितना होगा, दिस अपॉन दिस। तो उस केस में आप क्या करना, nth ऑर्डर का nth डिग्री का जब मान रहे हो तो a0 a1 a2 ले रहा तो कितना आ जाएगा, माइनस a1 अपॉन a0। इसलिए किसी को माइनस प्लस के साथ में आगे बढ़ाते रहना, फिर दो दो का प्रोडक्ट लेना, फिर तीन तीन का प्रोडक्ट लेना, फिर चार चार का प्रोडक्ट लेना। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक पार्ट होता है कि किसी इक्वेशन के अगर रूट्स दिए हो तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आपके पास में दिया हुआ है कि यदि आपके पास में कोई वेरिएबल x है और उस x की वैल्यू जो है वो -6 से किसके बीच में है, 8 के बीच में। तो मैंने भी यहाँ पे क्या मान लिया, x की वैल्यू कितनी वाली, -6 से लेकर के 8, -6 और 8 भी हो सकती है, ठीक है। इसके बीच में आपके पास में x की वैल्यू और आपके पास में एक फंक्शन f(x) जो है वो इस फॉर्म में डिफाइन करके दिया हुआ है और बोला गया है आपको कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास में एक फंक्शन बन गया f(x) और इस f(x) की हमें क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे पहले तरीके की हम बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। क्या आपके पास में y = f(x), हम बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। अगर मैक्सिमम वैल्यू रखे चाहे मिनिमम वैल्यू को, इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब या तो फंक्शन क्या रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या फिर मिनिमम वैल्यू निकलेगा। और एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए एक्सट्रीमम पॉइंट निकालते हैं। और एक्सट्रीमम पॉइंट निकालने का तरीका है कि अगर y = f(x) दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कितना करेंगे, 0 करेंगे। सबने पढ़ा होगा, यहां से हमें क्या मिलेंगे, एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेंगे। एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं, यहां से केवल क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट में से वो पॉइंट्स जिनके करेस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है, वो सारे क्या होंगे, एक्सट्रीमम पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से जो भी पॉइंट मिलेगा उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हो सकता है नहीं मिले। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं, या वो वैल्यू जो है वो एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे चेक करने के लिए यहां से पॉइंट्स निकालेंगे। उन पॉइंट्स पर, अब जिन पॉइंट्स पर f'(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आगे मींस मिनिमम, लेस देन 0 आगे मींस क्या होगा, मैक्सिमम। ये सब आपने 12th स्टैंडर्ड में बीएसए में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन ये रहा, हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, सीधा इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आपसे आपके पास में ये पार्ट बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 2, 8 और -6 ये आपके पास में होगी। अब इन पॉइंट्स पर क्या करेंगे, हम डबल डैश निकाल करके चेक कर लेना। जैसे डबल डैश निकाल करके चेक करोगे, इन पॉइंट्स पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो क्या होंगे, मिनिमम पॉइंट। और वैसे भी आप इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट करके देखोगे। जैसे आप पुट करके देखोगे, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू -6 रखोगे तो एक्सप्रेशन कितना बन गया, 0। मींस 8 और -6 पे तो एक्सप्रेशन 0 और x = 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। कंपेयर करें 0 और इसके अंदर तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, ये वैल्यू ग्रेटर होगी, तो यही क्या बन जाएगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये पहला तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको f(x) 0 किया और f(x) पे जो पॉइंट्स मिला उन पॉइंट्स पर आपको डबल डेरिवेटिव चेक करके आपको करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव चेक ना करो, सीधे x = 2 और -6 पे तो 0 हो रहा है, तो जो पॉइंट बचा ऑफ कोर्स उसी पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो उस पॉइंट को सीधा क्या कर दो, अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। अब बात करते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में ध्यान से देखो, आपके पास में जो फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये क्लोज्ड इंटरवल में कितना माना है, -6 से 8 के बीच में। ये आपके पास में फंक्शन है, ध्यान से देखना है इसको। f(x) कितना है आपके पास में, 8 - x का होल क्यूब, और आपके पास में है x + 6 की पावर कितना, 4, और 4 और x आपके पास में कितना है, -6 से लेकर के 8 तक। ये आपके पास में एक तरह का एक्सप्रेशन है। यदि हम इसको ओपन करता हूं और ओपन करने पर मेरे पास में क्या बनेगा, x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, यहां से 4, यहां से कितनी आगे 7। इसका मतलब ये f(x) जो है आपके पास में एक ऐसा फंक्शन है, या बात करें ये f(x) जो है वो आपके पास में 7 डिग्री का क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, वैसे तो एवरीवेयर क्या होता है, ये डिफाइंड होता है, लेकिन हमें स्पेशली डिफाइन करके दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल -6 से 8 के अंदर। तो ऑफ कोर्स हमारा f(x) जो आपका 7 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनेगा, ये पॉलिनोमियल
इस क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होगा, वो डिफाइन होगा। एज वेल एज आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो हर जगह पूरे आर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ऑफ कोर्स यहां पर हमारा पॉलिनोमियल जो होगा इस इंटरवल पर डिफाइंड होगा, कंटिन्यूअस होगा, और ऑफ कोर्स -6 से 8 के बीच में क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा कि 3 पॉइंट्स यहां पे बन रहे हैं। पहली चीज तो हमारे पास में जो fx है जो दिया हुआ है ये हमारे पास में क्या है, डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है, ऑफ कोर्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल -6 से 8 पर ही डिफाइंड है। दूसरा यहां पर अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं तो f ऑफ x मेरे पास में क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। और कंटिन्यूअस फंक्शन किस पे है, ये ऑफ कोर्स ये भी किस पे, -6 से लेकर के 8 पे। साथ ही साथ ये f ऑफ x जो है वो आपका ध्यान से देखो क्या है, आपके पास में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ये डिफरेंशिएबल होगा किस पर, ओपन इंटरवल -6 और 8 पे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हम एंड पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं, इसके अंदर ही केवल चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। अब ध्यान से देखो एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एंड पॉइंट है इस इंटरवल के, इस एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो f ऑफ -6 कितना होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पुट करेंगे 0 आ गया। f ऑफ 8 की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखो आपका फंक्शन यदि इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 4 प्रॉपर्टी कौन सी, अगर fx, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जनरल ले लेता हूं, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर डिफाइंड हो, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल a, b पर डिफरेंशिएबल हो, और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो, तो रोल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। रोल्स थ्योरम ये कहती है कि उस इंटरवल ओपन इंटरवल a, b के बीच में एक पॉइंट C ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। इस चीज को समझिए, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, मैं बात करूं यहां से, देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट ओपन इंटरवल a, b, और a की जगह यहां पे -6 ले लेता हूं और b की जगह कितना ले लेता हूं, 8। यह आपके पास में ऐसा होगा सच दैट कि यहां पर आपका फंक्शन जो है वो कितना होगा, 0। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमारे क्वेश्चन में क्या फायदा हुआ, उस चीज को चेक करते हैं। आपने रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखा हो और रोल्स थ्योरम का आपने अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा हो, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका अगर मैं देखूं, लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में भी मैंने आपको सॉल्यूशन में इसका बताया था, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं साइड से। और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आपके पास में y एक्सिस है, ये आपके पास में x एक्सिस है, और यहां पर आपके पास में जो इंटरवल दिया हुआ कुछ इस तरह से दिया हुआ, यहाँ पे मैं -6 मान लेता हूं और यहाँ पे मैं कुछ 8 मान लेता हूं। इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखो, दोनों पे वैल्यू क्या है, सेम है, मींस दोनों पर वैल्यू यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0, मींस आपके पास -6 पे भी 0, -8 पे भी 0। क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट जो है fx इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल -6 से 8, मींस आपका फंक्शन fx जो है -6 से 8 के बीच में डिफाइंड है। इस डिफाइंड को ज्योमेट्रिकल मीन में क्या बोलते हैं हम लोग, कि अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b में डिफाइंड है, इसका मतलब उस फंक्शन fx का ग्राफ a से b के बीच में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ये हमारा -6 से 8 के बीच में डिफाइंड है, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका ग्राफ बन रहा है वो अगर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई भी जंप नहीं होगा। जंप का मतलब कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर देखो क्या हो गया, ये फंक्शन यहां से यहां जंप कर गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ का एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस में कोई जंप नहीं होगा। तीसरा है डिफरेंशिएबल, मींस कोई शार्प पॉइंट नहीं होगा। इस तरह से ध्यान से देखो, इस तरह का कोई शार्प पॉइंट नहीं होगा जैसे y = mod x के ग्राफ में आप देखते हो। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल मीन ये दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि अगर आपके पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कर्व का एग्जिस्टेंस है, कोई जंप नहीं है, कोई आपके पास में क्या नहीं है, शार्प पॉइंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपका ग्राफ या तो इस प्रकार का बनेगा, ध्यान से देखो, या फिर मैं इसी में बना देता हूं, या फिर आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। यही सिचुएशन हो सकती है। देखो दोनों ही ग्राफ के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया है, कोई जंप नहीं है, कोई शार्प पॉइंट नहीं है। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है टेंजेंट जो होगी वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे भी टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस पैरेलल। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, तो ज्योमेट्रिकल मीन ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन fx -6 से 8 के बीच में उसका ग्राफ का एग्जिस्टेंस है, कोई जंप नहीं है, कोई शार्प पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट जो है किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगर आपको पता है
कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। स्लोप कितना होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, मींस थीटा कितना हो गया तो 0 होगा या फिर पाई होगा। 0 और पाई पर क्या होगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0 और टेन थीटा क्या होता है आप सबको पता है, dy बाई dx। एफ डेसी यही यहाँ पे बोला गया, एफ डेसी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास में एफ डेसी 0 है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा C जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो किसके पैरेलल आ जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये था आपका ज्योमेट्री। अब रोल्स थ्योरम को अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, तो अब देखो मैंने कहा कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का ही बनेगा और इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह से भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से भी बन सकता है। यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट, मैंने कहा एक पॉइंट हो गया, तो इस सिचुएशन में 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो 2 पॉइंट्स अगर आपके पास में कम से कम एक पॉइंट की बात करें तो मैंने एक पॉइंट के लिए ग्राफ बनाया, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे इस प्रकार से होगा। अब इस पॉइंट को देखें तो अगर मैं केवल ये ग्राफ होता, ये नहीं होता, समझो ये वाली सिचुएशन हो, तो इस ग्राफ में ये पॉइंट ऐसा हो गया जिस पर देखो ये फंक्शन क्या रखा है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस पे 0, इस पे 0, बाकी इसकी सारी वैल्यू जो होगी फंक्शन की इसके नीचे, देखो ये सारा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन हो गई तो फंक्शन क्या रखेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और पॉइंट कौन सा होगा, C, मींस वो पॉइंट जिस पर एफ डेसी कितना आ गया 0। अगर ये सिचुएशन हो गई तो फंक्शन में देखो ये वैल्यू सारी क्या होगी, इस वैल्यू से बड़ी है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगी, ये आपके पास में उस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और ये क्या बन जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम से भी हम क्या कर सकते हैं, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उन पॉइंट्स पर मिलेगी जिन पर एफ डेसी कितना हो जाएगा 0। तो सर ये तो बात बराबर ही होगी, उसमें भी आपने डिफरेंशिएशन 0 किया था, इसमें भी डिफरेंशिएशन 0 किया था, लेकिन वहां पर मैंने मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज कर ले रहा हूँ। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको एफ डेस एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो आप, सिंपल सी बात है, एफ डेस एक्स निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, आंसर मैंने बता दिया। तीसरा आसान सा मेथड जो मैंने डेराइव किया है, आपके पास में अगर मैं a और जो आपके पास में -6 और -8 ले रखा है, उसकी जगह अगर मैं जनरल a और b ले लूं और आपका फंक्शन डिफाइंड कर दूं, कोई भी fx आपको डिफाइंड कर दूं, तो उसके लिए आप जनरल फॉर्मूला भी सीधा सीधा याद कर सकते हो। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं आपके पास में ये फंक्शन है और f ऑफ x, ध्यान से देखो मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, b माइनस एक्स की पावर m और x माइनस a की पावर कितना ले लेता हूं, n ले लेता हूं। अपने क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, -6, b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 8, पावर m और n दी हुई है, m की पावर 3 हो गई, n की पावर कितनी हो गई 4, n कितना हो गया 4 हो गया। और ये किस पे डिफाइन करके दिया हुआ, ऑफ कोर्स मान लेता हूं a से b, जब मैं क्लोज्ड इंटरवल a, b ले रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ए। तो चाहो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, b इज ग्रेटर देन ए, और चाहे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये वाला फंक्शन आपके पास में हो गया। और अब इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होगी आपके पास में, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू। इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू आप सीधा याद कर सकते हो, और ऐसा भी कुछ नहीं कि याद करने जैसा नहीं है, याद आसानी से हो जाएगा। ये पावर m है तो कितना होगा, m की पावर m, n की पावर n अपॉन कितना होगा, m प्लस n की पावर कितना हो गया, m प्लस n, और कितना होगा b माइनस a की पावर m प्लस n। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, किस पे आएगी। अब ध्यान से देखो, b और a की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पर जैसे पुट करोगे, m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई, a की वैल्यू -6 हो गई, पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा पका पकाया जो फॉर्मूला है वो आपके पास में ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखो। उसके लिए एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 42। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास में सिंपल सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि ABC आर इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके पास में ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इसके जो वर्टिसेज है वो वर्टिसेज में मैं कितने मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि A, B और C जो है इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स है। इंटरनल एंगल्स मींस आंतरिक कोण है, अंदर वाले कोण है, अंदर वाले एंगल है। तो ये A हो गया, ये B वर्टिसेस के करेस्पोंडिंग B मान लिया, ये C वर्टिसेस के करेस्पोंडिंग C मान लिया। अब यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए पहले ध्यान से देखो, अगर ABC इसके इंटरनल एंगल्स हैं तो आप सबको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C जो होगा, जो एक ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, पाई होता है। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना उसको देखते हैं।
क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि तब आपको क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, sin 2a प्लस कितना sin 2b, और तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे है माइनस के sin 2c, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन के अंदर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो ये कितना होगा, sin 2a प्लस, ध्यान से देखो, sin c माइनस sin d कितना होता है, सबको पता है 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 मीन्स 2b प्लस 2c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया b प्लस c, और कितना हो गया sin c माइनस d बाई 2, तो 2b माइनस 2c, अगेन 2 नीचे आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया b माइनस c। आप सबको पता है sin c और माइनस sin d का फॉर्मूला कितना होता है, sin c माइनस sin d होता है 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2, और sin कितना होगा c माइनस d अपॉन 2। इस फॉर्मूले को क्या किया मैंने, अप्लाई किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है b प्लस सी, और यहाँ से b प्लस सी कितना हो जाएगा पाई माइनस a, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ये कितना हो गया sin 2a प्लस कितना हो गया 2 टाइम्स c, कितना होगा cos, और इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई माइनस a, और कितना हो गया sin ऑफ b माइनस c। आप सबको पता है cos पाई माइनस a, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस a कितना होगा माइनस के, आपके पास में cos है। ध्यान से देखो, तो इसको मैं कितना लिख दूं, sin 2a, और कितना हो गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो 2 टाइम्स कितना हो गया cos, और ये a हो गया, और ये कितना हो गया sin b माइनस a। अब एक और फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, आप सबको पता है sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा, और कितना होता है cos थीटा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान से देखो, इसके वैल्यू कितनी होगी, ये कितना हो गया 2 sin a cos a, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 2 sin a, ये कितना हो गया 2 cos a, माइनस की कितना है 2 टाइम्स cos a, और कितना एक्सप्रेशन है sin b माइनस c। यहाँ से 2 cos a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जैसे कॉमन आएगा कितना हो गया 2 टाइम्स cos a, ब्रैकेट में। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना बच गया 2 cos a कॉमन आते हैं, यहाँ पे बच गया sin a, और माइनस कितना हो गया sin b माइनस c। अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। sin c माइनस sin d ये रहा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, ये तो आपके पास में कितना है 2 cos a मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, तो 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 करूंगा तो कितना हो गया a प्लस b माइनस c अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। sin c माइनस d बाई 2 करूंगा तो sin और c माइनस d बाई 2, तो कितना आ जाएगा a माइनस b, और कितना आ जाएगा प्लस c बाई 2। अब ध्यान से देखो, अगेन हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए ध्यान से देखो, बना हुआ है a प्लस b, तो a प्लस b यहाँ से कितना हो जाएगा पाई माइनस c, तो इसको कितना लिख लो 2 टाइम्स cos a, और कितना हो गया, अच्छा इसको मैं 2 को आगे ले लेता हूं, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 4। मैं डायरेक्ट ले लिख रहा हूं, a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस b, ये रहा a प्लस b की वैल्यू होगी पाई माइनस c। जब पाई माइनस c यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो गया पाई माइनस c, तो कितना हो गया पाई माइनस 2c, और पाई माइनस 2c को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 को अगर डिवाइड कर दो सेपरेटली तो पाई बाई 2 माइनस c। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन साइन, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया a प्लस c, और a प्लस c कितना होगा पाई माइनस b, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई माइनस 2b अपॉन 2, उसको मैं कितना लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस b। लास्ट इसको टच देते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव। cos आपके पास में है पाई बाई 2 है, तो किस में कन्वर्ट होगा sin में, और sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स cos a। b के करेस्पॉन्डिंग ये रहा, तो कितना आ जाएगा cos b, और c के करेस्पॉन्डिंग ये कितना आ गया sin c। ये आपके पास में क्या हो गया करेक्ट आंसर, जो आपके चारों ही ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आपके चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो आपका इसका जो चार ऑप्शन में ही नहीं है, 4 cos a, cos b और sin c, चार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 43 आई थिंक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, आसान सा था, बस किसी एक एक्सप्रेशन को आपको चेंज करना था। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है, और cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot कितना लिखा हुआ है 3 थीटा, एंड प्लस tan थीटा अपॉन कितना है tan थीटा, और माइनस कितना है tan 3 थीटा, और आपको बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सबको पता है कि tan और cot जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, या इस तरह से सोच सकते हो कि tan थीटा कितना होता है 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा कितना होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो या तो इस एक्सप्रेशन को tan में चेंज कर लो, या फिर इस एक्सप्रेशन को cot में चेंज कर लो, दोनों एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूँ cot को tan में चेंज कर रहा हूँ, और आपको पता है कि cot थीटा कितना होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो मैं इसको कितना लिख लूँ 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन tan थीटा, ये कितना हो गया माइनस के 1 अपॉन इसको कितना लिख लूँ tan 3 थीटा,
बाकी एक्सप्रेशन ऐसे कैसे रहेगा, इसको एज इट इज रहने दो। इसकी कंप्लीट वैल्यू में निकाला, इसके इक्वल होगी और ये कितना हो गया टेन थीटा माइनस के कितना हो जाएगा टेन थ्री थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं टेन थीटा और टेन थ्री थीटा क्या ले रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं। जैसे एलसीएम लूंगा इसको नीचे लाऊंगा, ये कितना हो गया देखो, ये तो आपके पास में 1/10 थीटा आ गया, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेते ही, तो कितना हो गया टेन थीटा और टेन थ्री थीटा। आप ध्यान से देखो यहां पर कितना होगा आपके पास में, यहां पर आपके पास में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां से करोगे तो कितना हो गया टेन थ्री थीटा और माइनस के कितना आ जाएगा ये आपके पास में टेन थीटा। ठीक है, या एलसीएम लोगे, इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस जो भी एक्सप्रेशन आपका है उसको लिख लो एज इट इज, ये कितना हो गया टेन थीटा और माइनस कितना हो गया टेन थ्री थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो अब एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे टेन थ्री थीटा, यहाँ पे माइनस के टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, यहाँ से क्या करो या तो माइनस कॉमन ले लो। जैसे माइनस कॉमन लेके एलसीएम लोगे कि फिर सेम क्वांटिटी बन जाएगी नीचे, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते नीचे दोनों क्वेश्चन में क्या बन जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये तो कितनी है आपके पास में टेन थ्री थीटा है आपके पास में, और ये कितनी है आपके पास में टेन थीटा। ध्यान से देखो ऊपर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। तो 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देख लो आपके चारों ऑप्शन में कोई ना कोई 1 होगा, एक ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये भी एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, आपके पास में ए और बी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास में 45। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में दो एंगल है, साइन और उसके करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू दी हुई, साइन ए माइनस बी कितना है 1/2, एज वेल एज आपको डिफाइन करके दिया हुआ है कि कॉस ए प्लस बी जो है उसके वैल्यू कितनी है 1/2। आगे क्वेश्चन में एक और चीज बोली हुई है कि आपके पास में a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से किसके बीच में है 90 डिग्री के बीच में है, एज वेल एज a जो है वो क्या है ग्रेटर देन b है। तो आपके पास में a और b की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्यों दिया हुआ है, इसका रीजन है देने का। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि यहाँ पर जो a माइनस बी और a प्लस बी है उसके अंदर a और b दो एंगल ऐसे हैं कि उनका सम जो है वो सम आपके पास में कितना होगा 0 से 90 डिग्री, मींस केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब दो एंगल्स का, और दूसरी चीज a ग्रेटर देन कितनी दी हुई है p, दोनों क्या है आपके पास में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव a प्लस बी अगर आपके पास में पॉजिटिव है तो ध्यान से देखो यहां पर a एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन b भी आपके पास में है, तो a और b दोनों क्या होंगे आपके पास में एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल होंगे मीन 0 से आप बड़े ले लो, एक्यूट एंगल होंगे मतलब a और b दोनों क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो a प्लस बी अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो ऑफकोर्स a माइनस बी भी कितना होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, मींस a प्लस बी और a माइनस बी दोनों क्या है आपके पास में एक्यूट एंगल होंगे। ध्यान देना यहाँ पे एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से उनकी वैल्यू क्या होगी कम होगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2। क्यों ये दे रखा उसका रीजन मैं भी क्लेरिफाई करता हूं आपको। a माइनस बी इतना हो गया और यहाँ पर a प्लस की बात b की बात करूं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा cos इनवर्स ये कितना हो गया 1/2। अब ध्यान से देखो अब a माइनस बी साइन इनवर्स 1/2, आपको पता है कि 1/2 जो वैल्यू होगी वो कहां होगी 1/2 साइन कब होगी जब आपके पास में a कितना हो π/6 डिग्री के फॉर्म में दे रखा, तो हम 30 डिग्री की बात करें। साइन 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया 30 डिग्री। क्या केवल 1/2 यहीं पे होगा, नहीं, मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 30 डिग्री, मींस 150 डिग्री पे भी कितना देगा 1/2 ही देगा। और जब 150 डिग्री पे 1/2 देगा तो इस सिचुएशन में क्या मैं a माइनस बी की वैल्यू 150 डिग्री ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि a माइनस बी भी किसके बीच में 0 से 90 के बीच में, अगर a प्लस बी है तो इसका मतलब a माइनस बी की केवल और केवल यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो कितनी होगी 30 डिग्री। यही क्वेश्चन में इसलिए ये दिया है कि आपके पास में, ताकि जब आप a प्लस बी और a माइनस बी निकालो तो आपके पास में दोनों एंगल्स कैसे हैं एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, और यहाँ से बात करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना होता है 60 डिग्री, सबको पता है। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं a की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे b से भी कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई, किसी एक में पुट कर दो, a की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। देखो एक ऑप्शन में आपके पास में a की वैल्यू 14 डिग्री है और b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 भी आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर,
आपके पास में एक एक्सप्रेशन डिफाइन करके दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपके पास में है कि a और b जो है दोनों के दोनों आपके पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होगा आपके पास में 1 2 3 4 5, या हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बोलते हैं। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। मींस a और b की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो आपको इस प्रकार से निकालनी है कि a और b कितना आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए। आगे क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दिया हुआ है कि आपके पास में a स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू कितना है, b स्क्वायर है, तब a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू नहीं, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया। इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेकिन ध्यान देना जब भी आप निकाल रहे हो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे ये नोटिस करके चलना कि ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, आपके पास में इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखो मैं a स्क्वायर को उस साइड भेज दूं, ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 24। ध्यान से देखो यहां पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, इसको फैक्टराइज करें तो कितना हो गया, b माइनस a, और कितना हो गया, b प्लस a, और कितना हो गया, 24। अब इधर भी दो क्वांटिटी, तो इसका मतलब जो इधर वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको भी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 24 के क्या करने, मुझे फैक्टर करने, लेकिन दो फैक्टर करने। तो ध्यान से देखो यहां से सिचुएशन क्या क्या बन सकती है। एक तो मैं लिख सकता हूं 24 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक सिचुएशन में मैं लिख सकता हूं आपके पास में और क्या हो सकती है, आपके पास में 2 इंटू 12, ये भी सिचुएशन हो सकती है। फिर हम बात करें 3 की, तो 3 इंटू कितना हो सकता है, 8, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। फिर बात करें 4, तो कितना लिख सकता हूं, 4 इंटू 6, बाकी वापस सेम सिचुएशन आ जाएगी। इस 24 के ये दो फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास में ये वाले फैक्टर को मैं ले लेता हूं सपोज, तो इसका मतलब कोई एक फैक्टर ले लो आप, b माइनस a की वैल्यू अगर मैं 24 ले लेता हूं तो b प्लस a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। पहली सिचुएशन ये बन सकती है। ध्यान देना यहाँ पर आपके पास में b प्लस a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो या तो ये सिचुएशन होगा तो b प्लस a, तो यहाँ पर 1 आ गया, या फिर यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो b माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 1 ले लो, तो b प्लस a कितना हो गया, 24। यहाँ से यही सिचुएशन हो सकती है इस फैक्टर के करेस्पॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर ये केस हुआ तो b प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 24, जो मुझे निकालनी है, यही मैक्सिमम बन जाएगी। लेकिन आगे इसको कैलकुलेट करो, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ये दिया है कि a और b आपके पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या यहाँ से a और b पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो जब दोनों ही केस में आप ऐड करते हो तो 2b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25, तो दिस इंप्लाइज b कितना आ गया, 25/2। क्या b इक्वल टू 25/2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। b हमें क्वेश्चन में दिया है आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब मैं ये 24 वाला केस ले रहा हूं तो b की वैल्यू मुझे पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रही, इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस कौन सा बचा, ये वाली सिचुएशन बची कि b प्लस a की वैल्यू में कितनी ले लूं, 12 ले लूं, तो b माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बाकी और भी सिचुएशन होगी, लेकिन यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 2b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 14, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 7। b इक्वल टू 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 7b की वैल्यू 7 रखेंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये केस क्या है आपके पास में वैलिड है। और a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई 7, उससे मुझे मतलब नहीं है। a प्लस b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब बात करते हैं क्या आगे वाले फैक्टर लेने की जरूरत है, नहीं, कुछ भी हो। अगर b प्लस a की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो यहाँ पर मैक्सिमम 8 हो सकती है, यहाँ पर कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन पहले ही मेरे पास में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करी, 12, और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहीं से हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, a प्लस b का 12। 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 24 के केस में a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इस केस में a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखो एक ऑप्शन में आपके पास में 12 होगा, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 46 था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंथी भी था, लेंथी तो नहीं कह सकते, हल्का सा कैलकुलेशन था, बट आसानी से अगर आपको देखते पहले लॉजिक दिमाग में आ जाता है तो 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर, 46 में आपके पास में अगेन बोला गया है कि a, b और c जो है वो आपके पास में एक ट्राइंगल की साइड्स है। देखो मैं ट्राइंगल बना लेता हूं यहाँ पे, इसका कोई खास रोल नहीं है,
ये आपके पास में इसका वर्टिसेस ए है, ये वर्टिसेस बी है, ये वर्टिसेस सी है। ए के सामने में इसके साइड स्मॉल ए मान लेता हूं, बी के सामने इसकी स्मॉल बी मान लेता हूं और सी के सामने इसकी स्मॉल सी मान लेता हूं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की साइड्स कौन सी है, ए बी और सी है। अब देखो जब ट्राइंगल्स की साइड्स दी हुई है तो क्या रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस रिलेशन को यूज करने से पहले अपने पास में क्या बोला गया, क्या निकालना उसको भी देखते हैं। आपको बोला गया है कि अगर a की वैल्यू जो है a अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, b जो है आपके पास में उसकी वैल्यू आपके पास में a प्लस सी माइनस बी, प्लस c जो है उसकी वैल्यू a प्लस बी और माइनस कितना c, और ये कितना है आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है लेमड़ा। आई थिंक ये बोला गया है। तो आपको बोला गया है कि अगर ये एक्सप्रेशन हो जहां पर ABC की वैल्यू क्या है, ABC क्या है, एक ट्राइंगल की साइड हो, तो इस लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखता हूं और इस एक्सप्रेशन में लेमड़ा बोला गया है तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी है लेमड़ा। ये बोलता है कि ये वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमड़ा, मतलब या तो लेमड़ा होगी या लेमड़ा से बड़ी होगी। तो अगर इसकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो लेमड़ा है या लेमड़ा से बड़ी है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, लेमड़ा आ रही है, इससे कम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली ये कैलकुलेट करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या बन जाएगी आपके पास में लेमड़ा की वैल्यू बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर ए बी और सी इस ट्राइंगल की क्या है, साइड्स है। इस ट्राइंगल की साइड्स है तो ध्यान से देखो, अब साइड्स का कौन सा रिलेशन यूज करें, यहाँ पर आ रहा है बी प्लस सी माइनस ए। अब b प्लस सी का मतलब क्या हो गया, b प्लस सी का मतलब हो गया इस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स का सम। और आप सबने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर उस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड्स। त्रिभुज के अंदर किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर हम बात करें इन दोनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो b प्लस सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए। इसी प्रकार से मैं बात करूं a प्लस बी की तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सी। ऑफ कोर्स क्या क्या बच गया आपके पास में, a प्लस सी तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन b। ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस सिचुएशन को मैं फॉलो करता हूं इस वाले पार्ट को, तो यहां पर कितना आ गया, b प्लस सी माइनस ए क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं a प्लस सी माइनस बी, ये भी कितना हो गया, ग्रेटर देन 0। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो a प्लस बी माइनस सी भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। कहां से, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं ऐसा कर लूं कि लेट मेरे पास में ये जो एक्सप्रेशन आपके पास पॉजिटिव आए, इसको मैं x लिख लूं, तो x को मैंने कितना मान लिया, सॉरी b प्लस सी माइनस ए को मैंने x मान लिया। दूसरा मेरे पास में y जो है, मैंने इस एक्सप्रेशन को कितना मान लिया, a प्लस सी माइनस बी को मैंने y मान लिया। और तीसरा यहाँ पे ये जो बचा है इसको मैं कितना मान लेता हूँ, स्मॉल z। ये कितना मान लिया मैंने, a प्लस बी माइनस सी को कितना मान लिया, स्मॉल z। तो ऑफ कोर्स x भी क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या है, पॉजिटिव, और z भी क्या है, पॉजिटिव। ध्यान देना यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे x भी पॉजिटिव आ गया, y भी पॉजिटिव आ गया, z भी पॉजिटिव आ गया। हो सकता है कहीं यूज में आ जाए। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन मान लिया तो अब मेरे पास में इन सब की वैल्यू तो कितनी होगी, x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। लेकिन इन ABC को भी मैं क्या करता हूं, x y z में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। अब देखो मुझे a कहां से मिलेगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखो a ये रहा, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट। तो यहां पर a की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई, y प्लस z आ गई। ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस z। b की जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे कितना आ रहा, y आ रहा है, तो बचा कौन सा, ये कितना आ गया, x प्लस z आ गया। ऐड कर दो दो को, c की भी जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, x प्लस y। ये वैल्यूज मुझे आ गई। ये सारी वैल्यूज क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं और लैम्डा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो क्या हो गया, अब ये हमारे पास में फाइनली ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, a अपॉन b प्लस सी माइनस ए प्लस b अपॉन a प्लस सी माइनस बी प्लस c अपॉन a प्लस बी माइनस सी। ये कितना बन गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये बन गया y प्लस जेड अपॉन कितना हो गया आपके पास में x। ध्यान से देखना, y प्लस जेड और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में x। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये b है, b कितना आपके पास में x प्लस जेड और इसके वैल्यू कितनी आ गई y, और इसके वैल्यू जो आपके पास में बच गई वो कितनी आ गई, प्लस और x प्लस y अपॉन कितना आ गया, z। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इस x को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, y अपॉन x यहां से मिल गया।
इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन वाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, y अपॉन x और x प्लस वाई को मैंने एक साथ लिख लिया। इसी प्रकार से मुझे यहां से कितना मिलेगा, पहले ऑप्शन से z बाई एक्स, और यहां से देखो कितना मिल गया, x प्लस जेड मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया x अपॉन वाई ले लिया, एक एक्सप्रेशन आपके पास में कौन सा है, z अपॉन वाई, और ये कितना हो गया, अदर पार्ट से y प्लस जेड। अब ध्यान से देखो, मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं, कैपिटल A मान लेता हूं सपोज, तो अगर मैं x अपॉन वाई को कैपिटल A मान लेता हूं तो y अपॉन एक्स कितना हो गया, 1 बाई ए। मीन्स ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, a प्लस 1 बाई ए। ये भी उसी फॉर्म में है, a प्लस 1 बाई ए, ये भी उसी फॉर्म में है, a प्लस 1 बाई ए। और आप सबको पता होना चाहिए, अब ध्यान से देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने माना है, यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन माना था तो ब्रैकेट में लिखा था x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन में पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे एक्सप्रेशन जो आपके पास में सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैं इस a को मान लूं पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास में a आपके पास में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 ले लेता हूं क्योंकि मैं जनरल रिजल्ट लिख रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड होगा। तो फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप सबको पता है कि a प्लस 1 बाई ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या होगा, जब मैं ये लिख रहा हूं a प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब ये होगा कि a प्लस 1 बाई ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो a प्लस 1 बाई ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। तो आप एक काम करना, f ऑफ a इक्वल टू कितना मान लो, a प्लस 1 बाई ए, ये आपका फंक्शन बन गया, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करो, f डैश a की वैल्यू 0 करो, 0 करते ही a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, 1 पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, उसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए आप इस पूरे पार्ट को कितना मान लेना, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो f ऑफ a मान लेना, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2। मिनिमम वैल्यू 2 है, इसका मतलब f ऑफ a क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहला तरीका। दूसरा सबसे आसान सा तरीका, आप सबको पता है फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर a आपके पास में एक पॉजिटिव है, 0 क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a जो होगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे आप लोग, तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर कितना हो गया, a प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 1 बाई ए, माइनस के 2ab, तो रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कितना आ गया, a प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चाहो तो आप इसको मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको इस स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हो। फाइनली हमें तो यहाँ पे क्या यूज करना है कि a प्लस 1 बाई ए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में बना हुआ है, a प्लस 1 बाई ए के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ये भी कितना होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है, ये भी कितना होगा, प्लस 2 से बड़ा होगा, और ये भी कितना होगा, प्लस 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं y प्लस जेड, ध्यान से देखना है यहाँ पे, जब y प्लस जेड लिख रहे हैं तो b से b कैंसिल आउट, c से k से कैंसिल आउट, और y प्लस जेड लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2a होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर y प्लस जेड बाई 2a आएगी, इसी प्रकार से यहाँ 2 आएगा, इसी प्रकार से यहाँ 2 आएगा, और ये फाइनल एक्सप्रेशन में क्या होगा, 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, आपके पास में फाइनल एक्सप्रेशन में ये 1/2 बाहर आएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 बाहर लिखोगे तो ये कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गई, इससे कंपेयर करें तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 3। चार ऑप्शन में देखो कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास में होगा जिसमें लैम्बडा की वैल्यू क्या है, आपके पास में 3 है। एक ऑप्शन है आपके पास में जिसमें लैम्बडा की वैल्यू 3 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 47, सिंपल सा था, बस आपको थोड़ा इसमें लॉजिक यूज करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 की, इस पार्ट में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर, अगेन आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर ध्यान से देखो, बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। देखो मैंने बताया ना यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले वाले क्वेश्चन में जो था आपके पास रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखा था, वहां पॉलिनोमियल नहीं होकर के एक इक्वेशन थी। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल f ऑफ x कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना है k, और इसके जो जीरोज है वो जीरोज आपके पास में कितने दे रखे हैं,
अल्फा और बीटा, ये शायद क्वेश्चन में बोला गया है। और बोला गया है कि इस प्रकार से है कि इनके बीच में एक रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 21/4 है। तब आपको बोला गया है कि इस के की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, ऑफ कोर्स इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 2 जीरोस के बीच में इस तरह का कोई रिलेशन हो तो यहाँ पर जो के है इसके वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात की थी और वहां पे मैंने क्यूबिक इक्वेशन की बात की थी। क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स लिए थे, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया था। उसी प्रकार से क्या होता है, अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इक्वेशन लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। इसके अगर आपके पास में 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इन अल्फा और बीटा में क्या आपके पास में रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -kb/a। सेम चीज बताया था कि प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। एंड अल्फा बीटा जो होता है आपके पास में कितना हो गया, माइनस ले लिया तो यहाँ क्या होगा c/a होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर अब फिलहाल जो है वो भी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा -k/2। एंड अगर अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा यहाँ पर कितना होगा k/2। सिंपल सा, ये आपके पास में रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में इसके वैल्यू कैलकुलेट करनी, सॉरी ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये रिलेशन आपके पास में दिया हुआ है और इस रिलेशन को मैं ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं, आपको क्या दिया हुआ है अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा, इसके वैल्यू कितनी है आपके पास में 21/4। हमारे पास में ये दो चीजें आ गई, इनकी वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितना आ रहा है a² + b²। इस पूरी क्वांटिटी के अंदर मैं अल्फा बीटा ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया अल्फा² + बीटा²। इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 21/4। देखो 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया अल्फा बीटा। ये देखो इस तरह का आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है a² + b² + 2ab, और सबको पता है किसकी वैल्यू होती है a + b का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा = कितना 21/4। दोनों वैल्यूज आपके पास में अल्फा बीटा -k/2 स्क्वायर करोगे कितना हो गया 25 कितना हो गया 4 माइनस अल्फा बीटा कितना है आपके पास में k/2 = कितना हो गया 21/4। ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ तो 25 - 21 कितना हो गया 4, तो 4/4 = कितना आ गया k/2। तो दिस इंप्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। चेक करो, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। तो वहां पे आपके पास में एक ऑप्शन है जिसके अंदर k की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के। सिंपल से क्वेश्चंस थे, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन से रिगार्डिंग ही थे और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी आए हैं खूब सारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप का। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, आपको डिफाइन करके दिया हुआ x = बोला गया a/1 प्लस b/1 प्लस, फिर बोला गया a/1 प्लस, आई थिंक इसी फॉर्म में है, और b/1 प्लस आगे चलता जाएगा इस तरह से। और आगे आपके पास में एक y डिफाइन करके दिया हुआ है और y में जो क्वांटिटी ली हुई है वो ली v/1 प्लस a/1 प्लस b/1 प्लस और a/1 प्लस समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आपके पास में 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको क्या करना है x - y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का, आपने पढ़ा होगा, नंबर थ्योरी के अंदर जनरली पढ़ते हैं। और ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो डेवलप किया था, इन्वेंट किया था हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट रामानुजन ने। तो रामानुजन का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन x = ये इस फॉर्म में होता है। अब क्या करते हैं, हमें x - y की वैल्यू निकालनी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन का पता है, उनके नोटेशन पता है कि किसको किस तरह से लिखते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो x आपके पास में दिया है उसको लिख रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि x अगर इस फॉर्म में दिया तो उसका मतलब क्या होता है, उसको लिखते कैसे। a/, कितना दिया 1 प्लस, तो ये कितना हो गया a/1 और प्लस। इस प्लस का मतलब होता है इस प्लस के बाद में अब कौन आ जाएगा सीधा ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये कितना हो गया b/, और कितना हो गया ये 1 प्लस, वापस आ गया। अब इस प्लस के बाद में ये वाला पोर्शन कितना हो गया a/1 प्लस, फिर कितना हो गया b/1 प्लस, और ये क्या होगा चलता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके पास में x दिया हुआ, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन को इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं y = ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो गया b/1 प्लस,
प्लस के बाद में ये वाली क्वांटिटी a अपॉन कितना 1 प्लस, फिर इस प्लस के बाद में ये वाली क्वांटिटी b अपॉन 1 प्लस, फिर a अपॉन 1 प्लस, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशंस आपको क्वेश्चन में दिए गए थे उन एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, हमें तो क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, और x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा काम, ध्यान से देखो, इसी x को मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। पहले तो मैं इस x को चेंज कर रहा हूं y के फॉर्म में, इस y को चेंज कर रहा हूं x के फॉर्म में। ध्यान से देखो, इस x को मैं कितना लिख सकता हूं, a अपॉन, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 प्लस। अब ध्यान से देखो, इस पोर्शन को अगर आप भूल जाओ, इस पोर्शन को केवल आप देखते हो तो ये पोर्शन पूरा कौन सा वाला पोर्शन है, y वाला। इसका मतलब x कितना हो गया, a अपॉन 1 प्लस, और ये पूरा पोर्शन जो है वो कितना बन गया आपके पास में, दैट इज y बन गया। इसी प्रकार से y वाले पोर्शन को देखूं तो y वाला पोर्शन कितना हो गया, b अपॉन 1 प्लस, और इस पोर्शन को अगर मैं देखता हूं तो ये पूरा कितना बन गया, देखो x, तो इसको मैंने कितना लिख दिया, ये कितना हो गया x, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया x प्लस एक्स वाई इक्वल टू e एंड y प्लस, और ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे हाँ x है ना, ये y प्लस कितना हो गया एक्स वाई इक्वल टू b। हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई, x माइनस वाई के लिए दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस वाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, a माइनस b। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस b। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक ऑप्शन में आपके पास में दिया होगा, देखो किसी ना किसी ऑप्शन में, हाँ एक ऑप्शन में आपके पास में क्या है, a माइनस b। तो x माइनस वाई की करेक्ट वैल्यू कितनी होगी, a माइनस b। बस आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। उसके बाद में यहां से यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 49। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको क्या निकालना है, स्केल ऑफ रिलेशन निकालना है। देखो स्केल ऑफ रिलेशन की काफी लंबी चौड़ी थ्योरी है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को केवल सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक सीरीज लिखी हुई है, और सीरीज कितनी है, ध्यान से देखो, 1 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13 और आपके पास में x क्यूब और प्लस, ये आपके पास में एक सीरीज लिखी हुई। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि द स्केल ऑफ द रिलेशन ऑफ रिकरिंग सीरीज, ये बोला गया कि एक रिकरिंग सीरीज है और स्केल ऑफ रिलेशन जो होता है एक रिकरिंग सीरीज का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास में एक सीरीज दी हुई है s इक्वल टू, सीरीज आपके पास में इस फॉर्म में है a0 प्लस आपके पास में a1x प्लस मान लेते हैं a2x स्क्वायर प्लस कितना है a3x क्यूब। इस प्रकार की आपके पास में एक रिकरिंग सीरीज दी हुई है। तो उसका स्केल ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो सिंपली जो होता है इस सीरीज का स्केल ऑफ रिलेशन की हम बात करें तो स्केल ऑफ रिलेशन आप सीधा याद रख लो। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, सिंपल सा होता है। इसका स्केल ऑफ रिलेशन जो होता है वो होता है 1 माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा आर एक्स क्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से ये सीरीज दी हुई है तो हम कंपेयर कर लेंगे। ए नोट की वैल्यू 1 हो गई, A1 की वैल्यू ये हो गई, A2 की वैल्यू ये हो गई, A3 की वैल्यू ये हो गई। स्केल ऑफ रिलेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा। अब ध्यान से देखो, आपको पी क्यू और किसके वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। और पी क्यू और आर की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर आपके पास में जो एन होता है वो होता है पी ए एन माइनस 1, ध्यान से देखना, प्लस क्यू कितना होता है ए एन माइनस 2 और प्लस कितना होता है आर ए एन माइनस 3। ये आपके पास में तरीका होता है किसको कैलकुलेट करने का, इस पी क्यू और आर को कैलकुलेट करने का। अब ध्यान से देखो, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन एस की बात करें तो इन एस हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में ए नोट की वैल्यू कितनी है 1 है, A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 है, और A2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 9 है, और A3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 13 है। ये वैल्यूज हमें दी हुई है। हमें क्या करना है, इसके स्केल ऑफ रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखना हो स्केल ऑफ रिलेशन कितना होगा। स्केल ऑफ रिलेशन जब आप चारों ऑप्शन में देख रहे हो तो चारों ऑप्शन में आपके पास में जो स्केल ऑफ रिलेशन है वो केवल एक्स स्क्वायर तक है, हमें एक्स क्यूब नहीं लेना है। एक्स क्यूब नहीं लेना तो इसका स्केल ऑफ रिलेशन कितना हो गया 1 माइनस पी एक्स और माइनस सिंपली कितना क्यू एक्स स्क्वायर। हमें पी और क्यू की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, और पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस रिलेशन को क्या करूंगा, मैं यूज में लूंगा। जब इस रिलेशन को यूज में लूंगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस रिलेशन को जब मैं यूज में ले रहा हूं तो अगेन मुझे आर वाला नहीं फैक्टर काम नहीं करना है, आर वाले पोर्शन को नहीं लेना है क्योंकि मुझे एक्स क्यूब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बन जाएगा, सिंपली ए एन इक्वल टू ये कितना हो गया पी ए एन माइनस 1 और प्लस कितना हो गया क्यू ए एन माइनस 2। अब हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से वैल्यू, हमें एक की वैल्यू कहाँ करें, यहाँ पे ये सारी वैल्यू। तो मुझे एक तो A3 पता है, A2 पता है, A1 A0 पता है। तो इस एक्सप्रेशन में यदि मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो n की वैल्यू 3 रखने पे ध्यान से देखो कितना हो गया A3 इक्वल टू P और ये कितना हो गया A2 और प्लस Q कितना हो गया A1। एक रिलेशन ये आ गया।
या इसी को मैं A3 की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये कितना हो गया मेरे पास में 13 इक्वल टू P। A2 कितना मेरे पास में 9, तो कितना हो गया 9P और प्लस Q आपके पास में आपको निकालना, और A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया 5 की कितना हो गया Q। एक एक्सप्रेशन आपके पास में ये आ गया। हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करनी है, उसके लिए मैंने n इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दिया। एक बार मैं n इक्वल टू 2 भी पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो यूज में लिया वो केवल A1 तक यूज में लिया। अभी मैं A0 को भी यूज करूंगा, A0 को यूज करने के लिए n इक्वल टू 2 रखूंगा, कितना हो गया A2 इक्वल टू P, कितना हो गया A1 और Q कितना हो गया A0। A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 9, तो ये कितना हो गया 9 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी, A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 कितना हो गया P और प्लस आपके पास में A0 की वैल्यू ये रही, तो उसको मैं कितना लिख देता हूं Q। एक एक्सप्रेशन आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया। कुछ मत करो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन से थे 1 और 2 की बात करें, 1 एंड 2 से, ध्यान से देखो 1 एंड 2 से हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। अब P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया 5Q हो गया, या कितना हो गया 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। तो 5Q इसमें से क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास में 25। 25 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो कितना आ गया 16 के P, यहाँ पे तो इतना आ गया। अब देखो ये कितना हो गया 45, और 45 में से आपकी कितना हो गया, ये सेपरेट करो कितना आ गया 32, तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2, सिंपली आ गई। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2। P की वैल्यू 2 जो है कहीं पे पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे ध्यान से देखो, तो यहाँ से पुट करोगे P की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस के 1। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू -1, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ गया, दैट इज 1 माइनस, ध्यान से देखो P कितना है 2, तो कितना हो गया 2x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना आ गया x²। चेक करते हैं, किसी न किसी ऑप्शन में होगा। एक ऑप्शन आपके पास में है 1 माइनस 2x प्लस x², मेरे यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा, आप अपने पेपर में देख लीजिए आपके पास में ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से कंटेंट जितने 50 मिनट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।